डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीएस और एडीपी zoology में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एनिमल एवोल्यूशन, और चैप्टर 2 है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। विंटर वेकेशंस की वजह से हम फिजिकल क्लासेस नहीं पढ़ रहे। इंशाल्लाह 12 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, और सिलेबस हमारा काफ़ी है और एग्जाम्स जल्दी हैं, तो इसलिए हम कुछ लेक्चर्स आप लोगों को शेयर करेंगे जहाँ से आप जो है वो इजीली प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन पढ़ा था, और एवोल्यूशन पर हमने काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी ऑलरेडी कर रखी है। तो अब हम थ्योरीज पे चलते हैं कि इसकी मेनली टू थ्योरीज हैं, एक लेमार्किज्म और एक डार्विनिज्म। और ये बेसिक टर्म्स थी जो शुरू शुरू में अनाउंस की गई थी, और बाद में इनमें काफ़ी सारी जो है वो चेंजेस भी लाई गई, और उस बेस पर न्यू टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसमें नियो लेमार्किज्म है, नियो डार्विनिज्म है, और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है। तो वन बाय वन हम इन चारों टर्म्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेमार्किज्म हम देखने जा रहे हैं। जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क साइंटिस्ट था फ्रांस का। पहले ये बॉटनिस्ट था और बाद में इसने एनिमल्स पर काम करना शुरू किया, तो फिर ये जोलॉजिस्ट भी कहलाया। इसने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पे वर्क किया, और क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं कैटेगरीज के। जो है वो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले जो है वो क्लासिफिकेशन पे बात की थी, और बहुत से एनिमल्स की कैटेगरीज बनाई थी और उन्हें साइंटिफिक नेम दिए थे। और कैटेगरीज में हम जो है वो डोमेन, किंगडम, फाइलम, यहाँ से लेकर बेसिकली स्पीशीज तक थॉरली स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेकंड लाइन में लिखा होगा, यहाँ पर मेंशन है कि he gave a theory how change occurs। लेमार्क का जो एम था वो ये था कि उसने थ्योरी दी कि चेंज होता है। अब की चेंज किस चीज में होता है? चेंज लाइफ में। अगर हम ब्रॉडर सेंस में कहें तो लाइफ में, अगर हम स्पेसिफिक सेंस में ले आए तो फिर एनिमल्स में, क्योंकि अब हम जोलॉजी कर रहे हैं। तो जोलॉजी में स्पीशीज, लेमार्क के इस कंसेप्ट से पहले कंसेप्ट था कि जितनी भी स्पीशीज हैं वो फिक्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो लेमार्क ने कहा कि स्पीशीज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इनमें चेंज आता है, और नई स्पीशीज पहले से मौजूद स्पीशीज से वजूद में आती हैं। सेकंड पैरा पे चलते हैं हम। अब लेमार्क का इसमें इंट्रोडक्शन उन्होंने दिखाया और बताया कि वो पहले बॉटनिस्ट था, और जब वो 50 इयर्स का हुआ तो उसकी अटेंशन जोलॉजी की तरफ हो गई, और उसने सिस्टमेटिक स्टडीज जो है वो की, और जो है वो काफी सारी एनिमल स्पीशीज की क्लासिफिकेशन की। और उसने जो है वो कन्विंस किया इस बात पर, वो खुद कन्विंस्ड हो गया कि जो है वो स्पीशीज कांस्टेंट नहीं है, बल्कि रादर वर ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज। और रादर के लिए हम मीनिंग यूज करेंगे प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, प्रेफरेबली। और लेमार्क ने प्रेफरेबली जो है वो कहा कि जो नई स्पीशीज हैं वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से बनती हैं। तो इस तरह क्या हो गया, लेमार्क का कन्फ्लिक्ट हो गया जी उन साइंटिस्ट के साथ जो बिलीव करते थे पहले से एक टर्म फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज। तो जिसके नतीजे में बहुत से साइंटिस्ट ने जो है वो लेमार्क के इस वर्क को चैलेंज कर दिया, जिनमें मोस्ट फेमस नाम जी जॉर्ज क्यूवियर है। इसके बावजूद 1809 में लेमार्क ने जो है वो अपना वर्क जो है वो इंटरनेशनली
इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर फिलोसफी जोलॉजिक के टाइटल के साथ पब्लिश करवा लिया। और उसमें वजाहत क्या की गई, उसमें वजाहत ये की गई कि लाइफ में चेंज कैसे होता है, जो हमने आगे पढ़ना है और इवन आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। तो लेमार्क ने जो आइडिया दिया, मैकेनिज्म दिया, इन दिनों वो आउटमोडेड है, यानी अब वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन आज भी हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशनरी थॉट के अंदर अपना एक खास मकाम रखता है लेमार्क। तो ये फर्स्ट एवोल्यूशनिस्ट था, और जिसने एवोल्यूशन पर बात की, और एवोल्यूशन के जो जनरल फैक्ट हैं, जो तमाम लाइफ पर एक्ट करते हैं, उनकी वजाहत की। और एवोल्यूशन, उर्दू में इसे इर्तिका कहते हैं। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा है। अब चलते हैं हम लेमार्क की थ्योरी की तरफ, जिसे खास टाइटल दिया जाता है, और वो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चेंज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को, चेंज्ड ट्रेड्स को हम एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। लेमार्क ने एक्सप्लेन किया जी एवोल्यूशनरी चेंजेस को, कि वक्त के साथ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स में चेंज कैसे आते हैं। और उसने अपनी थ्योरी को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नाम दिया। सेकंड लाइन में, जैसे जो कि हमने हाईलाइट किया हुआ है, लेमार्क बिलीव दैट, लेमार्क का ये यकीन था कि ऑर्गेनिज्म डिवेल्प, कि ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर जो है वो ऑर्गन्स या तो नए बना लेते हैं, या फिर पहले से मौजूद ऑर्गन्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स। और उसकी वजह क्या बनती है, उसकी वजह बनती है जी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ही दरअसल जरूरत बनते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नए ऑर्गन बनने की, और या पहले से मौजूद ऑर्गन्स को मॉडिफाई करने की। और इसका सेंटेंस नेक्स्ट है, ऑर्गन चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो ऑर्गन्स खुद को कैसे चेंज करते हैं जी, नीड के मुताबिक। तो लेमार्क ने कहा कि जिराफ जो है वो एक मैमल है, और वो हर्बीवोर है। और जब वो अफ्रीका, अफ्रीकन जो है ना, उसने एक टेरिटरी का एग्जांपल लिया है कि अफ्रीका के अंदर, जिस लैंड के अंदर, जिस फॉरेस्ट के अंदर ये जिराफ रहते थे, वहां जो है वो शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। और जिसकी वजह से इन्होंने अपने नेक को फोर्स किया। ये देखें जी, हम यहाँ पर एरो मेंशन कर रहे हैं। इट स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स का सिनोनियम है जी फोर्स। तो जिराफ ने अपनी नेक को फोर्स किया कि वो जो है हायर ब्रांचेस को ईट करे। अजान हो रही है, इससे पहले अजान मैंने सुन लिया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ब्राउजिंग हम वर्ड यूज करते हैं जी, इसका मीनिंग है, इस मीनिंग में हम आपको बताते हैं। फीड ऑन लीव्स, ट्विग्स और अदर हाई ग्रोइंग वेजिटेशन। यानी जब हम ऐसे प्लांट्स को ईट करना चाहते हैं जो कि हाइट पर मौजूद हैं, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो टहनियां हैं, या फिर जो है वो प्लांट्स का अपर कैनोपी रीजन है। तो लेमार कहता है कि इसकी वजह से जो जिराफ है, उसके शोल्डर, उसकी नेक और उसके फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाई हो गए। नेक हाई हो गई, शोल्डर भी हाई हो गए और स्ट्रांग हो गए, और इनकी फोर लिम्स भी जो है वो बड़ी हो गई। अभी कुछ देर बाद हम आपको डायग्राम्स दिखाएंगे, तो उसमें आप क्लियरली देखेंगे कि इनकी जो आगे वाली लेग्स हैं वो ज्यादा बड़ी हैं बनिस्बत जो इनकी हाइंड लेग्स हैं उनकी निस्बत। और इनकी नेक और शोल्डर, ये तीनों ट्रेट्स क्लियरली उसमें नजर आ रहे हैं। अब इसके लास्ट में अपनी ही थ्योरी में डार्विन ये भी मेंशन कर रहा है, एक बात तो उसने मेंशन कर दी कि इन्वायरमेंट के तहत जो है वो मॉडिफाई होते हैं ऑर्गन्स, या नए बन जाते हैं या पहले से मौजूद मॉडिफाई हो जाते हैं। अब वो नई बात करने जा रहा है जो कि इसका सेकंड ट्रेट है, और वो क्या कहने जा रहा है जी, वो कहता है कि यूज ऑफ एनी ऑर्गन मेक इट हाईली डिवेल्प्ड। अगर कोई ऑर्गन ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो
वेल एफिशिएंट भी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। द डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन काजेज डिजेनरेशन, और अगर कोई ऑर्गन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो वो फंक्शन लेस हो जाएगा। तो लिहाजा इट कैन डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स लाइक वर्टिब्रेट आइज। आगे चल के हम देखेंगे कि मेरीन के अंदर जो है वो फ्लैट फिशेस हैं, वो उनकी जो आइज थी वो किसी तरह माइग्रेट होके मॉडिफाई होके उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज की, और वो एक ही साइड पे दो आ गई। किस तरह आई हम आपको इसको डायग्राम से दिखाएंगे। आगे चलते हैं हम। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डार्विन ने किन बेसिस पर अपनी थ्योरी पेश की, तो वन बाय वन उनको हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल फोर्स है, उसका इंटरनल है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवोलेंट्री एक्शंस है, वो एज अ होल इंटरनल फोर्स है। तो जब इन्वायरमेंट जो है वो एक अपना एक्शन शो करवाता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को इंटरनली नीड की जरूरत पड़ती है कि उसके बगैर चारा नहीं है, तो इनवोलेंटली जो है वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है जी, उसके रिस्पॉन्स में अपनी वो अडाप्टेशन बनाता है जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। तो इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया जी इनर वांट्स, कि उसका उस ऑर्गेनिज्म का अंदर जो चाहता है वो करके रहता है, वो उसका इनवोलेंट्री एक्शन होगा। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंज आता है दरअसल वो डायरेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंज आता है, और ऑर्गेनिजम्स जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने अंदर चेंज लेकर आए। और थर्ड पॉइंट में यूज एंड डिस यूज, के कोई भी ऑर्गन ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उससे स्ट्रांग होगा और पहले से बेहतर होगा, अगर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा तो वो वेस्टिजेस हो जाएगा जी, यानी फंक्शन लेस हो जाएगा उसके। समटाइम वो मौजूद होगा, फंक्शनलेस होगा, समटाइम उसके जो है वो मार्क्स मिलेंगे लेकिन वो खत्म हो जाएगा। एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां उसने नई बात की है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो यहां बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मॉडिफिकेशन अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा या डिवेलप कर लेगा, वो नेक्स्ट जनरेशन भी ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। अब यहाँ एक यूनिक बात है, और वो यूनिक बात क्या है कि हमने हमेशा पढ़ा है कि चेंज जो है वो गैमीट्स में आएगा, उसके जीन में आएगा, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा वाया जर्म्स। तो यहाँ क्योंकि जेनेटिक्स की कोई वजाहत नहीं है, उन दिनों जेनेटिक्स पर अभी इतनी ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं हुई थी, तो लिहाजा ये फॉल्ट लेमार का नहीं है बल्कि ये एडवांस लाइफ का है, एडवांस साइंस स्टडी का है जो उस वक्त नहीं थी। तो लिहाजा उस वक्त जब यह थ्योरी पेश की गई तो उसे बहुत सपोर्ट किया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे साइंस ने तरक्की की तो बहुत सी चीजें जो है वो चेंज होती गई, तो उस हिसाब से लेमार की थ्योरी भी चेंज हो गई। आते हैं हम कंक्लूजन्स की तरफ। तो लेमार्क के कंक्लूजन्स में, यानी लेमार्क ने अपनी थ्योरी को कंक्लूड किन पॉइंट्स पर किया। लेमार्क का यह कहना था फर्स्ट पॉइंट की सेकंड लाइन में, चेंजेस अरोज विद इन द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू यूज और डिसयूज, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो ऑर्गन के यूज या डिसयूज से आते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट में, बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज की गई है जी, ऑर्गेनिक चेंजेस। अब ऑर्गेनिक चेंजेस इन एनिमल्स, सीन इन एनिमल्स। अब ऑर्गेनिक चेंजेस क्या हैं, आपको पता है कि ऑर्गेनिक जो हमारी कंपोजिशन है बॉडी, वो दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई है जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सारे हैं, इन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो प्रोटीन भी ऑर्गेनिक है, अगर उसकी कंपोजिशन से कोई ऑर्गन बनता है तो वो तो ऑर्गेनिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ होल ऑर्गेनिक है। तो लिहाजा इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज ऑर्गेनिक चेंज की बात की जा रही है। तो वो चेंज कैसे आता है जी, एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है और फिर ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ स्पीशीज जो है वो अक्कर होता है। थर्ड पॉइंट के अंदर जी हमें बताया जा रहा है सेकंड लाइन में कि ऑर्गन जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो इनलार्ज, बड़े हो जाते हैं और मोर एफिशिएंट हो जाते हैं।
और इसके अपोजिट जो ऑर्गन नो लॉन्गर यूज, इस्तेमाल नहीं किए जाते, डीजनरेट हो जाते हैं जी, खत्म हो जाते हैं। और एट्रॉफी हो जाते हैं जी। एट्रॉफी का मीनिंग हम आप लोगों को बताने लगे हैं जी। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन साइज ऑफ अ बॉडी पार्ट, टिश्यू और ऑर्गन। किसी भी जिस्म के हिस्से का, टिश्यू का या फिर ऑर्गन का साइज में कम हो जाना और फंक्शनलेस हो जाना दरअसल होता है जी एट्रॉफी। तो लिमार कह रहा है कि अगर कोई ऑर्गन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो वो स्ट्रांग होगा, साइज में बड़ा होगा, और जो नहीं किया जाएगा वो साइज में कम होगा और फंक्शनलेस हो जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंट बात जो एंड में वो लिखता है, वो कहता है कि यही चेंज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो इक्वायर्ड ट्रेट्स हैं वो ट्रांसमिटेड हो जाते हैं टू दी ऑफस्प्रिंग। लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म उसने बताया ही नहीं, क्योंकि उस वक्त जेनेटिक्स बहुत ज्यादा हाई फाई स्टडीड नहीं थी। अब जी हम आते हैं लिमार की एग्जांपल्स की तरफ। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को लिमार की जो है वो डायग्राम दिखाते हैं जी। जीन बैप्टिस्ट लिमार, इसकी पिक्चर हम इसमें दिखा रहे हैं। और फिर हम उसके बाद दिखा रहे हैं जी जिराफ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जी जिराफ। अब जब हम जिराफ की एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी बुक में यह मेंशन किया हुआ है कि जी जिराफ जो है वो 18 जो है वो फीट आराम से अपनी दो लेग्स पे खड़े होकर ऊपर आराम से फूड खा सकते हैं। इनका जो है वो इतना हाइट है, जिसमें जो है ना इनके लेग जो हमारे पास टोज हैं उससे लेकर एंड तक, इसके हेड रीजन तक 18 फीट जो है वो इसकी हाइट है। अब हमारे जो बुक में हम वापस आते हैं, इसमें हमें बताया जा रहा है कि एक डियर लाइक, हिरन की तरह का एक जो जिराफ का इंसेस्टर था वो अफ्रीका में रहता था। और फिर क्या हुआ जी, हीट की वजह से, पर्च वर्ड सेकेंड लाइन में यूज हुआ है कि एक्सेसिव हीट की वजह से जो है वो घास कम पड़ गया या फिर ड्राई लैंड हो गई और ग्रास नहीं था, तो वो मजबूर हो गए कि अब वो ट्रीज खाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, फोर्स टू स्ट्रेच अपवर्ड, अपनी नेक को फोर्स किया कि वो किसी तरह ऊंचे हो जाएं। तो लिहाजा उस उन्होंने तमाम जितने भी जिराफ थे वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी नेक बढ़ा ली। रेस नस्ल को कहते हैं। उनकी पूरी नस्ल ने जो वहां रह रही थी उन्होंने अपनी नेक बाय फोर्स स्ट्रेच करके बढ़ा ली। और उसके नतीजे में क्या हुआ, जैसे मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे वो फिर यहाँ उन्होंने बता रहे हैं हमें कि फोर लिम्स बढ़ जाती हैं, शोल्डर स्ट्रांग हो जाते हैं और नेक इलोंगेटेड बड़ी हो जाती है। और वो कहता है कि ये सारे के सारे नेक्स्ट जनरेशन में अपने ट्रेड्स को जो है वो ट्रांसमिटेड कर देते हैं। और फिर उनके नई औलाद भी बड़ी गर्दनों वाली और बड़ी लेग्स वाली आ गई। और इनकी हाइट है जी वो 18 फीट है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा। सेकंड एग्जांपल है जी, अ, हमारे पास लेमार कहता है कि जो डक्स थी उनको लैंड पर उनकी फूड की कमी हो गई। अब डक्स जो है ना, वो डक्स हमारे पास बर्ड्स हैं और ये फ्लाइट भी नहीं कर सकते थे, कहीं बहुत जल्दी जा भी नहीं सकते थे। तो फूड ऑब्टेन करने के लिए अब इन्हें पानी में जाना था, जिसमें वो इंसेक्ट्स को खाना चाहते थे और स्मॉल फिशेस को खाना चाहते थे। और फिर इन्होंने तैरने के लिए जी पानी में इंटर हो गया जी। एक वर्ड उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ इस्तेमाल किया, इन्वेडेड। दीज बर्ड्स इंटर इनटू द वाटर। लैंड से वो पानी में चले गए फूड की तलाश में, ताकि उन्हें अच्छी फूड मिल जाए। अब उन्होंने क्या किया जी, अपनी जो इनका फीट था उसकी जो फिंगर्स थी उनको इन्होंने ओपन अप कर दिया जी, अपार्ट कर दिया। अब जब इन्होंने अपार्ट कर दिया, यानी एक दूसरे से दूर कर दिया, टोज अपार्ट, उंगलियों को खोल दिया जैसे हम हाथ की उंगलियों को खोल देते हैं, तो अब ये जी कश्ती को चलाने वाले चप्पू के हिसाब से ये फोर्सफुली आगे जाना चाहते थे। अब इन्होंने जो है स्विमिंग के लिए अपनी टोज तो मारना शुरू कर दी, लेकिन उनकी टोज के दरमियान तो कोई वेब नहीं था, जिसकी वजह से ये कम तैर पा रहे थे, कम स्पीड के साथ। तो इन्वायरमेंट ने ये फोर्स, इन्हें लगा कि जरूरत है, तो इन्होंने अपनी जो है ना उंगलियों के दरमियान वेब्स डेवलप कर ली। और लेमार को इसकी एग्जांपल मिल गई। और वो जो वेब्स हैं हम आपको जी दिखा देते हैं। आप ये देखें जी, हमारे पास जो डक्स हैं उनकी जो टोज हैं उनके दरमियान ये वेब है। और ये इनका जो वेब है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विमिंग के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और यहाँ पर मैकेनिज्म भी दिखाया उन्होंने पूरा कि ये वेब कैसे बनते हैं।
एफएससी फर्स्ट ईयर में जब आप लोगों ने किंगडम प्लांट ही पढ़ा होगा, चैप्टर 9, तो उसमें आप लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ लीफ पढ़ा होगा। तो उस लीफ में भी इस तरह का मेसोफिल टिश्यू भरा होता है, भरा जाना होता है। तो उसमें पूरा मैकेनिज्म ये ऑलमोस्ट उसके साथ मैच करता है। आगे चलते हैं जी हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और वो है जी आई पोजीशन इन फिशेस। तो हमारे इस टॉपिक में आई पोजीशन इज इन फिशेस में हमारे पास लिखा हुआ है जी फ्लैट फिशेस। अब फ्लैट फिश क्या है? हम जो फिश देखते हैं जी वो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फिश, लाइक अ शिप, स्ट्रीमलाइन। वो क्या करती है जी, उसकी वन आई राइट हैंड साइड पर है, वन लेफ्ट हैंड साइड पर है, उसके हैंड तो नहीं है लेकिन वो इस शेप में है। लेकिन कुछ फिश ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्लैट हैं, लाइक अ प्लेट्स। तो अब वो बिल्कुल सीधी ट्रेवल नहीं कर सकती, लिहाजा वो क्या करती हैं जी, वो या तो लेफ्ट साइड पर या फिर राइट साइड पर गिर जाती हैं, और वो एक जो है ना पोजीशन अटेन कर लेते हैं कि उनकी एक डोर्सल साइड होगी और एक वेंट्रल साइड होगी, नो लेफ्ट एंड राइट। जब वो ऐसी पोजीशन अटेन कर लेंगे तो लेमार का कहना है कि ये फिशेस जो हमारे पास रहती हैं वाटर के बॉटम में जहां सनलाइट ही नहीं पहुंचती, तो लिहाजा अगर पहुंचती भी है तो इनकी एक आंख लोअर साइड पर थी जो लेटी हुई है, और एक अपर साइड पर है जैसे आम फिश की होती है। जैसे इसको हम देखें, एक आई ऊपर है और एक नीचे है। अब ये फिश जब इस शेप में है और ये बिल्कुल सीधी होती भी नहीं है और उसने यही शेप अटेन की हुई है, तो ऐसी सूरत में उसकी एक आंख नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ तो कोई लाइट ही नहीं है, उसने नीचे कुछ देखना भी नहीं है। तो लिहाजा नीचे वाली आंख के डिसयूज की वजह से वो आंख माइग्रेट होकर अपर साइड पर आ गई, क्योंकि ऊपर से सूरज की फिर भी थोड़ी सी रोशनी आती है और ये वाटर में देखने के लिए अपनी दोनों आईज को अपर साइड पर रखना चाहते थे। लोअर साइड पे तो अंधेरा है, वो देख भी नहीं पाती आंख, तो उसका तो यूज ही नहीं है। तो ये वो वर्टिब्रेट आई जो है वो पोजीशन का मॉडिफाई होना था, जो कि शुरू शुरू में हमने कहा था कि आगे चल के हम देखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने दिखा किया कि आई की पोजीशन जो है वो टॉप पर आ गई है। तो ये एग्जाम्पल भी लेमार्क ने कंसीडर की जी अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं जी वेल्स की तरफ। तो हमारे पास वेल्स, इसमें हमें बताया गया है कि जी वेल्स की पहले जो है वो हाइंड लिम्स थी, जो कि ना यूज करने की वजह से कि हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं जी। इस डायग्राम में हमें दिखाया जा रहा है कि जो वेल्स के इंसेस्टर्स हैं जी उनमें हाइंड विंग लिम्ब हुआ करता था। अब जितनी भी स्पीशीज हैं वेल्स की वो किसी में नहीं है। आगे चलते हैं जी हम लॉन्ग नेक बर्ड्स की तरफ, सॉरी लॉन्ग लेग बर्ड्स की तरफ। कि कुछ बर्ड्स को जो है वो थोड़े से पानी की लेयर के ऊपर चलना था, तो उन्हें जरूरत पड़ी, और फॉर एग्जांपल वेटलैंड्स, दूर दूर तक थोड़ा थोड़ा पानी ही पानी है। तो ये डूबने से खुद को बचाने के लिए और फूड हासिल करने के लिए इन्होंने जी जो हमारे पास वेडिंग बर्ड हैं इन्होंने अपनी लेग्स को हाई कर लिया ड्यू टू एनवायरमेंटल नीड्स। तो ये हाई लेग्स हमें नजर आ रही हैं, तो लेमार्क का कहना था कि ये भी ऐसा है। अब आगे चलते हैं जी। लेमार्क कहता है कि स्नेक्स की लेग्स पहले हुआ करती थी, और उसका क्योंकि यूज खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी लेग्स खो दी। तो हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं जी। इस डायग्राम में जैसा कि आप सबको पता है कि फिशेस से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं, और रेप्टाइल्स से टू डिफरेंट लिनिएज में बर्ड्स और मैमल्स इवॉल्व हुए हैं। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो साइंस को लगता है शायद, मैं आपको रिपीट कर दूं, साइंस कभी नहीं कहती कि हमेशा ऐसा है, साइंस कहती है कि शायद ऐसा हुआ हो। तो पूरी साइंस ही हाइपोथेसिस है, सब कुछ जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं है। साइंस को लगता है, उसका ये हाइपोथेसिस है कि ये जो लीजर्ड लीनिएज है इसी से जो है वो स्नेक इवॉल्व हुआ, और इन्होंने अपनी लिम्स जो है वो शेड कर दी या फिर यूज नहीं की जिसकी वजह से खत्म हो गई, और फिर इनसे ट्रू स्नेक्स बने जो कि लेगलेस हैं। तो ये एग्जांपल भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, और एक वर्ड इसमें यूज किया गया जी, हम आप उसका मीनिंग बताएंगे। ये वाला जी, accompanieds, लीड द वे। तो हमें बताया जा रहा है कि जो स्नेक्स हैं उन्होंने अपनी बॉडी को इलोंगेट कर दिया और अपनी बॉडी को ले गए लॉस ऑफ लिम्ब्स तक। तो इसका मीनिंग है जी लीड द वे। तो इस तरह स्नेक्स जो है वो लेगलेस पोजीशन की तरफ चले गए। आगे चलते हैं जी।
रिडक्शन इन आइज इन मोल्स। तो हमें वो यहाँ पर बताएगा, हमारी बुक वाला भी, और जो है साथ में गूगल भी, कि दरअसल जो मोल है ये रोडेंट है जो कि अंडरग्राउंड रहता है, और इसकी आईज नहीं है जी, आई लेस है ये, क्योंकि ये जो है वो बिल बना के अंडरग्राउंड रहता है, तो इससे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये बाहर समटाइम आ भी जाए तो ये इसकी जो स्किन है, इसके जो टीथ हैं, इसकी जो टेक्टाइल या फिर जो है ये अपनी जो है वो स्किन के जरिए डिटेक्ट करता है मूवमेंट को, ये उसके लिए काफी लाइक बैट्स। तो लिहाजा इसकी आइज नहीं है। तो इसमें लेमार्क कहता है कि मोल ने जो है वो अपनी आइज का इस्तेमाल छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी आइज हमेशा के लिए खत्म हो गई, डिसयूज की वजह से। तो लिहाजा क्योंकि ये अंधेरे में रहता है जो है वो जमीन के नीचे, तो लिहाजा इसे आइज की जरूरत ही नहीं थी। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी। हमने रिडक्शन इन आइज इन मोल्स जो कि रोडेंट्स हैं देख लिया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स जो है वो इसी इन्वायरमेंटल और हमारा जो वक्त है, ग्रेजुअल चेंज टाइम आगे गुजरता है। हालांकि आगे जाके इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारी ये जो बात है कि वक्त गुजरने के साथ, यानी बहुत वक्त गुजरता है, तो लिहाजा हमारे पास जो प्लांट्स हैं जी वो भी इवॉल्व होते हैं और अपनी वैरायटी बनाते हैं इन्वायरमेंटल जो है वो इन्फ्लुएंस की वजह से। अदर एग्जांपल्स में हमें बताया जा रहा है कि जी बहुत से एनिमल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, वो डिसयूज की वजह से फंक्शन लेस हो जाते हैं। और लेमार्क ने यह भी कहा कि जो कार्निवोरा जितने एनिमल्स हैं उनके क्लास अच्छे हो जाते हैं क्योंकि वो उसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेंसिटिव स्किन, उनकी जो स्किन है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि वो स्किन से डिटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। और ये जो टेक्टाइल पॉइंट्स ऑन द वर्टिकल साइड ऑफ द बॉडी, इसके लिए आप मीनिंग लिख लें जी, सेंस ऑफ टच। और उसके बाद जी कुलेसिटीज ऑफ पाम। कुलेसिटीज आप इससे देखें, थिकन, किसी चीज का हार्ड हो जाना। कभी आप देखें कि कुछ लोग जो है वो मजदूरी करते हैं, उनके हाथ की जो हथेली होती है और उसके जो स्किन है वो बहुत थिक हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं जी थिक एंड स्किन। मीनिंग इसका भी लिख लें आप लोग, कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो उनके ज्यादा काम करने की वजह से हथेलियों की स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है वर्कर्स के अंदर। तो उसे हम क्लासिटीज ऑफ पाम इन हार्ड वर्कर्स भी कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है जी लेमार्क की थ्योरी की? तो लेमार्क ने जो थ्योरी दी वो सिंपल थी, और उसने बताया कि ऑर्गेनिज्म में चेंज कैसे आ सकता है। तो आप मीनिंग लिखेंगे जी, कम अबाउट, के कम अबाउट का क्या मीनिंग है जी? टू हैपन। सेकंड लाइन में जो कम अबाउट वर्ड यूज किया गया है जी, इस कम अबाउट का मीनिंग है जी टू हैपन। और हम अपने पेज की तरफ वापस चलते हैं। कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिस्टिक थ्योरी थी जी। पहली बार एवोल्यूशन पर थ्योरी दी गई थी, तो उसने सीक्वेंस का काफी ख्याल रखा। तो इट वाज थ्योरी दैट वाज टेस्टेड, इस थ्योरी को टेस्ट भी किया गया, और इसे एक शानदार थ्योरी भी उस वक्त करार दिया गया, और ये थ्योरी 70 साल तक जी पॉपुलर रही। और साथ में वो एग्जांपल आ गई जो हमने मैट्रिक में पढ़ी थी, कि कोई पर्सन जो एक्सरसाइज करता है ज्यादा जी उसके मसल्स लार्ज हो जाते हैं। और आप लोगों ने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में भी ये पढ़ा था, जब आप लोगों ने इसका सेकंड चैप्टर पढ़ा था, और उसमें ये बताया गया था कि जब कोई और ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होने की वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन फास्ट हो जाती है, तो इसलिए वो मसल्स लार्जर एंड स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है जी, और ऑब्जेक्शन ऑन द थ्योरी ऑफ लेमार्क। तो ये जो सब हेडिंग है, तमाम स्टूडेंट ये बात नोट कर लें कि यही जो सब हेडिंग है यही डेफिनेशन है नियो लेमार्किज्म की। यानी लेमार्किज्म लेमार्क की थ्योरी है, और नियो लेमार्किज्म लेमार्क की थ्योरी का रिजेक्ट हो जाना है। तो लिहाजा लेमार्क ने जी 1802 में अपनी थ्योरी पब्लिश कर दी। तो सोशल सोसाइटी ने उसे पजीराई तो बहुत मिली, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है इस पर क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया। और इसे इसलिए जो है वो फिर बाद में
इग्नोर किया गया क्योंकि एविडेंस इसके लिए कम थे इसको सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत से साइंटिस्ट को बाद में ये ज्यादा कन्विंस नहीं कर पाई, और बहुत से क्रिटिक्स ने इस पर क्रिटिसाइज किया उस वक्त। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ लाइन, एवोल्यूशनरी चेंज एट दैट टाइम। यानी लोगों ने और साइंटिस्ट ने इसे क्रिटिसाइज किया एवोल्यूशनरी चेंज की बेस पर, कि चेंज जो उसने बताया उस पर जो है ना साइंटिस्ट का दिल नहीं मानता था या फिर एविडेंस काफी नहीं थे। ये तो हो गई उस वक्त की बात जब लेमार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन आज इसे क्यों रिजेक्ट किया जाता है टुडे? क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एवोल्यूशनरी चेंज अब पहले एक फैक्टर था, क्योंकि इनहेरिटेंस की जो बेस जेनेटिक्स है वो उन दिनों नहीं थी। अब क्योंकि वो आ गई है तो लिहाजा आज के दिनों में वो एवोल्यूशनरी चेंज का क्रिटिक्स भी मौजूद है और साथ में इनहेरिटेंस का भी आ गया। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को भी रिजेक्ट किया जाता है उसके, और एवोल्यूशनरी चेंज को भी रिजेक्ट किया जाता है। और ऐसा क्यों दिया जाता है जी? रीजनेबल एविडेंसेस नहीं थे, और वक्त गुजरने, क्योंकि साइंस कहती है कि जो चेंजेस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ गैमीट्स के जरिए ही जो है वो प्रोसीड होते हैं। तो लिहाजा जिराफ की जो नेक है उसमें चेंज जो है वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज नहीं है। अगर वो जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं है तो वो कभी भी दूसरी जनरेशन में जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डार्विन की अर्ली इयर्स एंड हिज जर्नी पढ़ेंगे, और साथ में उसकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी पढ़ेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो सीरियसली अपने लेक्चर्स लें और प्रिपरेशन करें, अगर वो अपने सब्जेक्ट में एक ग्रेड लेना चाहते हैं तो। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष जी। कोई लाइन आपको या कोई बात इसमें समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको एंटरटेन कर देंगे जी। तमाम स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।